क्या कभी ऐसा कोई त्योहार हो सकता है मतलब जिसमें किसी देवी देवता की मूर्ति ना हो, किसी इंसान के रूप की पूजा ना होती हो, बल्कि सिर्फ सिर्फ फसल में बसी एक जीवन शक्ति का जश्न मनाया जाता हो, एक ऐसी शक्ति जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज की दौड़-भाग वाली दुनिया से निकालकर मतलब उन संस्कृतियों की जड़ों तक ले जाता है जहां इंसान और प्रकृति के बीच कोई पर्दा नहीं था। और इसका जवाब हमें भारत के पूर्वी हिस्से में मिलता है। बिल्कुल। तो आज हम झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के एक ऐसे ही अनोखे त्योहार तुसु परब की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस त्योहार के गहरे सांस्कृतिक, दार्शनिक और यहाँ तक कि खगोलीय पहलुओं को भी उजागर करते हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। देखिए, पहली नजर में तो ये एक फसल का त्योहार लगता है। पूस के महीने में होता है तो लोग इसे पूस परब या मकर परब भी कह देते हैं। हाँ, ये नाम भी बहुत चलते हैं। लेकिन इसका जो सबसे मशहूर नाम है वो है टुसु परब। और यहीं से सारा रहस्य शुरू होता है। ये टुसु आखिर हैं कौन? और इसी सवाल पर आप देखिए सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। स्रोत बताते हैं कि जो आम धारणा है वो ये है कि टुसु काशीपुर की कोई राजकुमारी थी। अच्छा। या किसी जमींदार की बेटी थी जिसने किसी जुल्म के खिलाफ अपनी जान दे दी। कुछ लोग उसे किसी की प्रेयसी का रूप भी देते हैं। मतलब ये कहानियां बहुत नाटकीय है और लोकप्रिय भी हैं। हाँ, मैंने भी ऐसी ही कहानियां सुनी है। एक बहादुर लड़की की कहानी जो अपने लोगों के लिए शहीद हो गई। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इन कहानियों में कोई ऐतिहासिक सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। और ये बात हमारे स्रोत बहुत साफ तौर पर कहते हैं। चाहे आप काशीपुर राजघराने को दस्तावेज देख लें या अंग्रेजों के जमाने के गजेटियर, कहीं भी किसी भी रिकॉर्ड में ऐसी किसी राजकुमारी या लड़की का जिक्र तक नहीं मिलता। तो फिर ये कहानियां आई कहां से? ये भ्रांतियां असल में एक सांस्कृतिक उदासीनता का नतीजा है। सांस्कृतिक उदासीनता मतलब ये कि जब मुख्य धारा का समाज किसी आदिवासी या स्थानीय संस्कृति को मतलब गंभीरता से समझने की कोशिश नहीं करता, तो वो उसके ऊपर अपनी जानी पहचानी कहानियों का एक मुखौटा चढ़ा देता है। अच्छा। आप सोचिए, एक गहरी दार्शनिक सोच को समझना मुश्किल है, लेकिन एक राजकुमारी की कहानी सुनाना और समझना वो बहुत आसान है। और धीरे धीरे वही मनगढ़ंत कहानी सच मान ली जाती है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। तो अगर टूसू कोई इंसान नहीं थी, कोई राजकुमारी नहीं, तो फिर असली टूसू क्या है? यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। स्रोत एकदम साफ करते हैं कि टूसू कोई मूर्ति, कोई व्यक्ति या तस्वीर नहीं है। टूसू है अनरूपी मातृशक्ति। अनरूपी मातृशक्ति। हाँ, यानी धान की फसल में जो जीवन देने वाली सृजनशील शक्ति है वो है टूसू। और इसका एक पूरा जीवन चक्र है जिसे ये समुदाय सिर्फ मनाता नहीं है बल्कि जीता है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। मतलब फसल को सिर्फ एक चीज या खाने की वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवित, एक दैवीय शक्ति के रूप में देखा जाता है। एकदम सही। आप ये प्रक्रिया देखिए कितनी सुंदर है। जब धान का पौधा खेत में लहलहा रहा है तो उसे धान कहते हैं। ठीक है। जब वही फसल कटकर खलियान में आती है तो उसका दर्जा बढ़ जाता है और वो डिनी कहलाती है। डिनी। और जब वही अन्न घर के अंदर पूरी पवित्रता के साथ स्थापित होता है तो वो टुसुमनी बन जाता है। टुसुमनी। वाह। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। नहीं। ये उसके दर्जे का, उसकी दिव्यता का सफर है, खेत की उपज से घर की पूजनीय शक्ति बनने तक का। ये तो कमाल है। मतलब त्योहार उस पूरे प्रक्रिया को सम्मान देता है। लेकिन ये टुसु नाम ही क्यों? इसका इस शक्ति से क्या लेना देना है? क्या ये किसी स्थानीय बोली में अन्न का पर्यायवाची है? नहीं। और यहीं पर इस संस्कृति का जो वैज्ञानिक और खगोलीय ज्ञान है वो सामने आता है, जो सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि टुसु शब्द दो हिस्सों से बना है। सु जिसका मतलब है सूर्य, और टुई जिसका मतलब है शिखर या चोटी। सूर्य और शिखर, इसका फसल से क्या संबंध? इसका सीधा संबंध है मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति के समय खगोलीय दृष्टि से सूर्य अपनी यात्रा के दक्षिणी शिखर पर होता है, जिसे हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। हाँ। तो मान्यता यह है कि सूर्य की इसी सर्वोच्च ऊर्जावान स्थिति से फसल को वो आखिरी जीवन शक्ति मिलती है जिससे वो पूरी तरह पकती है। सूर्य की इसी चरम सृजनशील शक्ति को जो अन्न में जीवन बनकर उतरती है, उसे ही टुसु कहा गया है। वाह। मतलब ये त्योहार किसी इंसान की याद में नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना और धरती पर उसके असर का जश्न है। ये तो शुद्ध रूप से विज्ञान और प्रकृति की पूजा है, जिसे आस्था का रूप दिया गया है। बिल्कुल।
इन स्रोतों में कुछ गीतों का भी जिक्र है। मुझे लगता है गीत इस भावना को और अच्छे से समझा सकते हैं ना। गीत तो इसकी आत्मा है। वो इस अमूर्त दर्शन को बहुत खूबसूरत तस्वीरों में ढाल देते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है जो पके हुए धान के पौधे का वर्णन करता है। वो कहता है, टुसु मनी आज गो अलता पिंडहा गुड़, सोना के खटिन झेलेन दैया, रूपा खटिन गढ़ गो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, हे टुसु मनी, आज तुम्हारे पैर आलता से रंगे हैं, तुम्हारा शरीर सोने की तरह चमक रहा है और तुम चांदी के पानी में खड़ी हो। अरे वाह! ये सीधे सीधे पके हुए धान के पौधे की तस्वीर है। उसका ऊपरी हिस्सा सुनहरा, निचला हिस्सा लालिमा लिए हुए, और वो पानी से भरे खेत में खड़ा है जो चांदी की तरह चमक रहा है। आप सोचिए, प्रकृति का कितना सूक्ष्म अवलोकन है। ये तो अद्भुत है। ये कोई साधारण गीत नहीं, ये तो एक जीती जागती पेंटिंग है। उस पौधे को एक सजी संवरी स्त्री के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल। और एक दूसरा गीत है जो बिना हवा के हिलने की बात करता है। उसका क्या रहस्य है? हाँ, वो गीत तो दर्शन की और गहराइयों में उतर जाता है। गीत है, हामर टुसु मांझे चले बिन बाता से गात डलाए। यानी हमारी ठुसु बीच के रास्ते पर चलती है और बिना हवा के भी उसका शरीर हिलता डुलता है। अच्छा, दो अर्थ है। पहला तो सीधा साधा प्राकृतिक अवलोकन है। जब धान की बालियां दानों से भर जाती हैं तो वो इतनी भारी हो जाती हैं कि बिना हवा के भी हल्के से झूमती या लहराती नजर आती हैं। सही बात है। लेकिन इसका दूसरा दार्शनिक अर्थ ज्यादा गहरा है। माझे चले यानी बीच के रास्ते पर चलना, ये सृष्टि के मध्य मार्ग का प्रतीक है। मध्य मार्ग। हाँ, प्रकृति न तो पूरी तरह सत्य के चरम पर चलती है जो इंसानों के लिए असंभव है, और न ही तम यानी अंधकार के रास्ते पर। वो संतुलन के रास्ते पर चलती है, सृजन के रास्ते पर, और यही संतुलन जीवन देता है। मध्य मार्ग का सिद्धांत, ये तो गौतम बुद्ध से लेकर दुनिया के कई महान दर्शनों का सार रहा है, और ये लोग इसे अपने लोकगीतों में गा रहे हैं। बिल्कुल। ये गीत तो प्रकृति से इतने गहरे जुड़ाव को दिखाते हैं। मुझे यकीन है कि इसे मनाने का तरीका भी उतना ही खास होगा। ये सिर्फ एक दिन का त्योहार तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये 1 महीने तक चलने वाला उत्सव है, एक पूरा अनुष्ठान। 1 महीना? हाँ, इसकी शुरुआत मकर संक्रांति से ठीक 1 महीना पहले अगहन संक्रांति की शाम को होती है। उस दिन किसान दंपति यानी पति पत्नी अपने खेत में जाते हैं और डिनी माता को, डिनी माता, हाँ, यानी पकी हुई धान की फसल के एक पवित्र हिस्से को पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ खलिहान में लाते हैं। और फिर घर में टुस्सू की स्थापना होती है। हाँ, खलिहान में लाने के बाद गांव की कुंवारी लड़कियां धान के कुछ दानों से घर के एक पवित्र कोने में टुस्सू की स्थापना करती हैं, और फिर पूरे पूस महीने तक वो हर शाम टुस्सू के पास इकट्ठा होती हैं। अच्छा। उसे अपनी सहेली मानकर गीत गाती हैं, ताजे फूल चढ़ाती हैं और अपने सुख दुख साझा करती हैं। ये किसी देवी की डर वाली पूजा नहीं है, ये एक दोस्त के साथ प्रेम और अपनेपन का रिश्ता है। ये बहुत ही सुंदर कल्पना है। तो महीने के अंत में क्या होता है? ये उत्सव अपने चरम पर कैसे पहुंचता है? महीने के अंत में मकर संक्रांति के दिन उत्सव अपने चरम पर होता है। उस दिन टुसु को चौड़ल पर बिठाकर एक भव्य शोभा यात्रा के साथ नदी या तालाब तक ले जाया जाता है, जहां उनका विसर्जन होता है। ये तो एक बहुत बड़ा जलसा होता होगा। हाँ, पूरा गांव शामिल होता है। चौड़ल, ये सब सुनने में चलने या गति से जुड़ा हुआ लग रहा है। ये सिर्फ एक सजावटी पालकी जैसी चीज है या इसका भी कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा और प्रतीकात्मक मतलब है। चौड़ल बांस और रंगीन कागज से बनी एक रथ जैसी संरचना होती है जो गतिशीलता और निरंतरता का प्रतीक है। लेकिन इसकी बनावट ही इसका दर्शन है। स्रोत बताते हैं कि इसके 4 कोने 4 महाभूतों के प्रतीक हैं: भूमि, जल, वायु और आकाश। और पांचवा तत्व यानी अग्नि सूर्य के रूप में है। चौड़ल के बिल्कुल ऊपर बीच में एक गोलाकार फूल लगाया जाता है। अच्छा। और इस पे टुसु को बिठाने का मतलब है कि टुसु शक्ति इन्हीं 5 तत्वों में समाई हुई सृजन की शक्ति है। वही शक्ति जो बीज से फसल, फसल से भोजन और भोजन से हमारे शरीर में जीवन शक्ति बनकर दौड़ती है। बिल्कुल। तो चौड़ल में बिठाकर टुसु को विदा किया जाता है। ये विदाई कैसी होती होगी? बहुत भावुक होती है। लड़कियां ऐसे करुण गीत गाती हैं जिन्हें सुनकर पत्थर भी पिघल जाएं। वो उसे उसकी ससुराल यानी जल में विदा करती हैं। जल में? क्योंकि जल से ही अगले साल फिर जीवन अंकुरित होगा। हाँ, और उससे वादा लेते हैं कि वो अगले साल फिर अपने मायके यानी उनके घरों में जरूर आएगी। मैंने कई बार ये विसर्जन देखा है और सच में
माहौल बहुत भावुक हो जाता है। आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि परिवार के किसी सदस्य को विदा करने जैसा है। ये सिर्फ एक महीने की पूजा नहीं है, इसके साथ और भी कई परंपराएं जुड़ी हैं। स्रोतों में इस उत्सव के अंतिम 5 दिनों का विशेष उल्लेख है। हाँ, इस एक महीने के उत्सव के अंतिम 5 दिन सबसे ज्यादा उल्लास भरे होते हैं। इन्हें आवड़ी चावड़ी, बावड़ी मकर और आखाइन के नाम से जाना जाता है। इन 5 दिनों में कामकाज लगभग बंद रहता है और पूरा समुदाय बस जश्न में डूबा रहता है। इन दिनों में क्या खास होता है? हर दिन सुबह नहाकर चावल से बना एक विशेष पीठा खाया जाता है, जिसे उंदी पीठा कहते हैं। लेकिन इसे बनाने के नियम बहुत कड़े हैं। कड़े नियम खाने की चीज के लिए? हाँ, जैसे कि अगर साल भर में परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो तो वो परिवार ये पीठा नहीं बना सकता। इसीलिए इसे गुस्टिक पीठा यानी पारिवारिक शुद्धि का पीठा भी कहते हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सामाजिक और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इस बात का प्रमाण है कि परिवार ने बिना किसी शोक के एक पूरा साल गुजारा है। ये तो बहुत अनोखी बात है। और भी कुछ रोचक परंपराएं हैं इन 5 दिनों में? बिल्कुल। बावड़ी के दिन मुर्गा लड़ाई का आयोजन होता है, जो बहुत लोकप्रिय है। इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। एक गाय उपयोग करने के लिए मिलती है। क्या बात है। ये समुदाय के युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का एक बड़ा अवसर होता है। 1 साल के लिए खेत। आज का कोई भी युवा ये इनाम सुनकर तीरंदाजी सीख लेगा। सच में ये तो जीवन बदल देने वाला इनाम है। और इस 5 दिवसीय पर्व का आखिरी दिन आखाइन जात्रा, उसका क्या महत्व है? आखाइन जात्रा इस राड़ संस्कृति का नव वर्ष है। इस दिन किसान सुबह सुबह अपने हल बैलों को सजाकर खेत में ले जाते हैं और सांकेतिक रूप से 2.5 पाक यानी 2.5 चक्कर हल चलाते हैं। अच्छा। ये नए कृषि वर्ष की औपचारिक शुरुआत होती है। तो ये सब कुछ एक चक्र में बंधा है। त्योहार का अंत अगले कृषि चक्र की शुरुआत से जुड़ा है। हाँ? और ये खगोलीय चक्र से भी जुड़ा है। विज्ञान के अनुसार भी सूर्य की परिक्रमा का नया चक्र इसी दिन से शुरू होता है। ये आश्चर्यजनक है कि कैसे हजारों साल पहले से इस संस्कृति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के चक्रों को अपने जीवन और त्योहारों में इतनी सटीकता से समाहित कर लिया था। इस दिन के बाद से कई हफ्तों तक सैकड़ों स्थानीय मेले लगते हैं, जहां पूरा झारखंडी समाज अपने दुख दर्द भूलकर प्रकृति के साथ एक हो जाता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है जब हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं? राजकुमारी की झूठी कहानी, अन्न की शक्ति का असली सच, सूर्य से उसका संबंध, गीतों का दर्शन और ये सारी रस्में, तो ये सिर्फ एक फसल कटाई का त्योहार नहीं रह जाता। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, ये प्रकृति की मातृशक्ति की आराधना है। ये इस गहरे विश्वास का प्रतीक है कि जैसे हम कुछ साल अपनी जन्म देने वाली माँ का दूध पीकर जीते हैं, वैसे ही हम जीवन भर धरती माँ की कोख से उपजे इस अन्न रूपी दूध पर निर्भर रहते हैं। टुसू परब उसी अन्न माता के प्रति हमारी कृतज्ञता और उसके जीवन चक्र का उत्सव है। यह एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली विचार है। यह हमारे अस्तित्व की बुनियाद से जुड़ा है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस गहरी और अनूठी संस्कृति को अक्सर मुख्य धारा के समाज ने नजरअंदाज किया है। इसे बस एक और रंग बिरंगा लोक त्योहार मानकर इसके असली मर्म को समझने की कोशिश ही नहीं की गई, जिससे कई जनजातीय परंपराएं या तो बदल गई हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। ये सोचना कितना अद्भुत है कि एक संस्कृति ने फसल को सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि एक जीवित सृजनशील शक्ति के रूप में देखा। एक ऐसी शक्ति जो सूर्य से ऊर्जा लेती है, धरती में जन्म लेती है और हमारे शरीर में जीवन बनकर समा जाती है। ये पूरी बातचीत हमारे भोजन को देखने का नजरिया बदल देती है। और ये आज के समय में एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। बिल्कुल, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हमारा भोजन सुपरमार्केट की अलमारियों से आता है, पैकेट में बंद, जिस पर उत्पादन की तारीख और कीमत लिखी होती है, हम इस विचार से कितना दूर आ गए हैं कि हमारे भोजन में एक जीवन शक्ति है, एक कहानी है, एक पूरा चक्र है। सही कहा। उस पैकेट पर उसकी कीमत तो लिखी होती है, पर उसकी जीवन कहानी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम उस गहरे संबंध को फिर से खोज सकते हैं जो हमारे पूर्वजों का धरती और उसकी देन के साथ था? क्या आज भी हमारे लिए ये सोचना संभव है कि हमारी थाली में रखा चावल सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि टुसू का ही एक रूप